नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही सरल तरीके से बिना कोई ज़्यादा क्रिकेट की बातें किए, बिना कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स की बातें किए हम डकवर्थ लुईस नियम को समझते हैं। आज तक आपने जितनी भी जगह डकवर्थ लुईस को पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ा होगा या फिर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ा होगा, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि इसका मैथमेटिक्स तो बहुत ईजी है। कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेबल है, उसमें से बचे हुए रिसोर्सेज देखना है और उसमें जाके पहले बैटिंग करने वाली टीम के रिसोर्सेज को और नेक्स्ट टीम के रिसोर्सेज को उसका फ्रैक्शन लेना है और उससे मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड टीम का पार स्कोर हो जाएगा। वो सब चीज़ें हटा दीजिए, वो सब चीज़ें बहुत इजी हैं, कोई ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं है। डिफ़िकल्टी कहाँ है? डिफ़िकल्टी इसके बेस को समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आज हम वही बात करेंगे, इसके बेस को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये आखिर शुरू क्यों किया गया। मैं अभी फिर से बोलता हूँ कि इसका मैथमेटिक्स जो है ना वो बहुत इजी है। दूसरी चीज़ ये है कि मैथमेटिक्स तो आपको पार स्कोर मिल ही जाता है, आप जब देखते हैं तो आपको मिल ही जाता है, वो इतनी खास चीज़ नहीं है। इसके कंसेप्ट को समझिए, वो मैं आपको बताता हूँ आज। इसका यूज़ किस लिए होता है? बारिश या किसी और कारण से अगर मैच बाधित होता है तो सेकंड टीम को क्या स्कोर बनाना पड़ेगा, या फिर अगर अचानक मैच खत्म हो जाता है और वहीं पे रिजल्ट देना है तो सेकंड टीम का क्या स्कोर होना था। ये दोनों चीज़ें डकवर्थ लुईस बताता है और इसके बेस में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। लेकिन उसे समझने से पहले हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे। पहले क्या होता था जब मैच में बारिश होती थी, तो सबसे पहले की बात करते हैं और सीधे एग्जाम्पल से बात करेंगे ताकि चीज़ जल्दी समझ में आए। पहले एक ही चीज़ मानी जाती थी, रन रेट देखिए और पता कर लीजिए कि स्कोर कितना होना चाहिए था या फिर स्कोर कितना दिया जाना चाहिए कि टीम जीत जाएगी, हार जाएगी या टाई हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहली टीम है, भारत ने बैटिंग की, 50 ओवर में 250 रन बनाए, 250 रन बनाए। भारत का रन रेट था 5 रन पर ओवर। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम आती है और वो 40 ओवर में 196 रन बनाती है और मैच वहीं ख़त्म हो जाता है, मान लीजिए। ऐसी स्थिति में पहले क्या होता था कि 40 ओवर में देखा जाता था कि न्यूजीलैंड को कितने रन रेट से रन बनाने चाहिए थे। तो भारत ने बनाए 5 के रन रेट से, तो न्यूजीलैंड को 40 ओवर में 200 रन होने थे, लेकिन उन्होंने 196 195 जो भी बनाए, तो उनकी हार हो गई। या फिर मैच के शुरू में ही बारिश हो गई सेकेंड इनिंग्स में और न्यूजीलैंड के पास 40 ओवर बचे, तो उनको टारगेट दिया जाएगा कि आप 201 रन बना लीजिए, आप जीत जाएंगे। इस तरह कैलकुलेशन होते थे, सिंपल थे बहुत कैलकुलेशन। पर इसमें एक दिक्कत आई। इसमें क्या दिक्कत आई कि जो सेकंड बैटिंग करने टीम आई है, वो चूंकि बैटिंग कर रही है तो कई बार उनको एडवांटेज हो जाता था, उनको पता होता था। तो सेकंड टीम को डिसएडवांटेज देने के लिए या फिर ये कहें कि पहली टीम को एडवांटेज देने के लिए रूल बना मोस्ट प्रोडक्टिव ओवर्स का। यानी कि अगर सेकंड बैटिंग करने आई टीम है, उसको 45 ओवर मिल रहे हैं, तो जो पहले बैटिंग करने आई थी टीम, उसके 45 वो ओवर लिए जाएंगे जिनमें सबसे ज्यादा रन बने। अब इस नियम से एक बार बहुत बड़ा तमाशा हो गया। तमाशा कब हुआ? 1992 साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के मैच में। वहाँ पे साउथ अफ्रीका रनों का पीछा कर रही थी, 13 गेंद पे 22 रन चाहिए थे। और फिर जब आए वो लोग खेलने साउथ अफ्रीका वाले, तो उनको फिर 7 गेंद पे 22 रन और फिर लास्ट में 1 गेंद पे 22 रन बनाने का टारगेट दिया गया। अब इसमें मोस्ट प्रोडक्टिव ओवर दिए तो दो वो ओवर हटे जिनमें सबसे कम रन बने थे। तो सबसे कम रन बने थे 2 ओवरों में जो मेडिन थे। अब वो 2 ओवर हटा दिए गए तो रन तो कम हुए नहीं, यानी कि मेडिन में 0-0 ओवर हटा दिए गए और ओवर 2 हट गए। तो जो 13 बॉल पे 22 रन चाहिए थे, वो एक इम्पॉसिबल टारगेट, एक बॉल पे 22 रन हो गया। इसको बहुत से लोगों ने नोट किया,
बहुत सारी बातें हुई और अंत में डकवर्थ लुईस, दो मैथमेटिशियन ने, स्टैटिस्टिशियन ने, इन्होंने एक फार्मूला बनाया। अब क्या होता है, आप जरा बात को समझिएगा। उन्होंने फार्मूला बनाया कि हम सिर्फ ओवर्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे विकेट्स कितने बचे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन है, ये देखिए, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। इसमें अगर 10 ओवर बचे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 में से अगर 10 ओवर बचे हैं तो 20% रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। विकेट्स और ओवर्स दोनों के कॉम्बिनेशन को देखा गया। वो कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बाद में बताऊंगा। आज बेस को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और अब हमारा वीडियो स्टार्ट होता है। देखिए, मैं दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दूंगा जो आप रिलेट कर सकते हैं, और ये इसलिए दूंगा क्योंकि हम कई बार चीज़ें उन चीज़ों से समझते हैं जो हमें समझ में आती हैं। तो एक एग्जाम्पल दूंगा मैं अर्निंग के थ्रू, मतलब जो आप पैसा कमाते हैं उसका, और एक एग्जाम्पल मैं दूंगा पढ़ाई का। ये दोनों चीज़ें काफ़ी कुछ बता देती हैं और आप इससे रिलेट भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे के फादर जो हैं वो अपने बच्चों को बराबर रिसोर्सेज देते हैं। रिसोर्सेज मतलब पढ़ाई का टाइम, ट्यूशन्स, बुक्स, कॉपीज़, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें दोनों के माँ बाप 100% देते हैं। एक बच्चा 90% नंबर लेके आता है और दूसरा बच्चा 85%। ये दोनों पड़ोसी हैं। तो आप, सीधी बात है कि आप समझ सकते हैं कि जो 90% नंबर लाया है 100% रिसोर्स के साथ, वो उस बच्चे से बेहतर है जो 100% रिसोर्स के साथ 85% नंबर लाया है। अब देखिए, असली दुनिया और डकवर्थ लुईस की दुनिया, ये दोनों किस प्रकार से अलग हैं। और जो अगला सेंटेंस मैं बोलने वाला हूँ वो डकवर्थ लुईस का पूरा बेस है। इसके बाहर डकवर्थ लुईस कुछ भी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद आप मैथमेटिक्स में हो सकता है कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगाएं, लेकिन आप ज़िंदगी भर डकवर्थ लुईस का ये बेस जो है वो आप भूल नहीं पाएंगे। डकवर्थ लुईस एक अलग तरह की दुनिया डेवलप करता है। आप समझिए, एक बच्चा है, उसको 100% रिसोर्सेज मिले हैं और उसके 90% नंबर आते हैं। दूसरा बच्चा है, उसको 90% रिसोर्सेज मिलते हैं और उसके 85% नंबर आते हैं। अब देखिए, असली दुनिया में तो क्या होता है, जिसके 90% नंबर हैं वो जीत गया है, जिसके 85% नंबर हैं उसके नंबर कम आए हैं। लेकिन डकवर्थ लुईस कहता है कि मैं सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर नहीं देखूंगा, एब्सोल्यूट कमाई नहीं देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि आपको रिसोर्सेज कितने मिले। तो 100% रिसोर्सेज जिसको मिले थे, अच्छी ट्यूशन मिली, अच्छी बुक्स मिली, टाइम मिला, इन्वायरमेंट मिला, सब कुछ था, 100%, उसके 90% नंबर आए। और जिसको 90% रिसोर्सेज थे उसके 85% नंबर आए हैं। तो डकवर्थ लुईस क्या करता है, ये असली दुनिया में कभी नहीं होगा, जिसके नंबर ज़्यादा हैं वो जीत जाएगा। लेकिन डकवर्थ लुईस क्या करता है, वो ये कहता है कि मैं एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर नहीं देखूंगा, बल्कि ये भी देखूंगा कि रिसोर्सेस क्या थे और उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ। तो क्या करता है डकवर्थ लुईस, जिसको 100% रिसोर्सेज में 90% नंबर आए थे ना, उसके नंबर चेंज कर देता है। पहली बैटिंग वाले का स्कोर चेंज कर देता है। अब समझिए, यानी 100% नंबर वाले के 90% आए हैं, तो वो ये देखेगा कि इसको 90% रिसोर्सेज मिलते तो ये कितने नंबर लाता, और वो निकलता है 81%। यानी 100% वाले को अगर 90% वाले के बराबर रिसोर्सेज मिलते तो उसके 81% नंबर आते। और डकवर्थ लुईस ये कहता है कि जिसको 90% रिसोर्सेज में 85% नंबर आए हैं वो जीत गया है उससे जिसको 100% रिसोर्सेज में 90% नंबर आए हैं। परसेंट हटा देता हूं, आप समझिए। 100% रिसोर्सेज में एक बच्चे को 90 नंबर आए, 90% रिसोर्सेज में दूसरे बच्चे को 85 नंबर आए।
डकवर्थ लुईस ने क्या किया, जिसको 100% रिसोर्सेज थे उसके 90% में कितने नंबर आते ये कैलकुलेट किया। ये कैलकुलेशन से मत घबराइए, इससे बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। तो वहाँ पे उसके नंबर 81 हो जाएंगे, 90% वाले के 85 ही रहेंगे क्योंकि उसका चेंज नहीं करना है, और डकवर्थ लुईस उसे जीत दे देगा। चलिए अब बिजनेस की दुनिया से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक फादर है और उसके पड़ोस में दूसरे फादर हैं। दोनों के एक एक बच्चे हैं और उन्होंने अपने बच्चों को फैक्ट्री बनाने के लिए पूरे संसाधन दिए, रिसोर्सेज दिए, एम्प्लॉयज़, जगह, सब कुछ। पहले फादर ने 100% रिसोर्सेज दिए थे और उनका बच्चा जो है वो 1 लाख रुपए कमाता है। दूसरे फादर ने अपने बच्चे को 80% रिसोर्सेज दिए और उनका बेटा जो है वो 75,000 रुपीज कमाता है। तो अब हम फिर से कैलकुलेशन करेंगे। जिसको 100% रिसोर्सेज मिले थे वो कमाता है 1 लाख रुपए, और जिसको 80% थे वो कमाता है 75,000 रुपये। तो अब हम फिर से वही करेंगे। जिसको 100% रिसोर्सेज मिले थे उसका ये मानेंगे कि इसको अगर 80% रिसोर्सेज मिलते तो ये कितना पैसा कमाता। तो वहाँ पे निकल के आता है 80,000। जिसको 80% रिसोर्सेज हैं उसने 75,000 कमाए, उसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे 100% रिसोर्सेज जिसको मिले वो जीत जाएगा, क्योंकि जब हमने उसके रिसोर्सेज को कम करके कैलकुलेट किया, यानी उसके रिसोर्सेज 80% माने, तो 80,000 रुपीज़ आ रहा है, और जिसको 80% ऑलरेडी थे उसमें हम बिना चेंज किए उसके 75,000 मानेंगे। तो यहाँ पे जो 100% रिसोर्सेज वाला है वह जीत जाएगा। असली दुनिया में तो देखिए नंबर्स भी जिसके ज़्यादा आए हैं वो जीत जाता है, या ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, अच्छी रैंकिंग होती है। और बिजनेस की बात करें तो असली दुनिया में एब्सोल्यूट मनी जो कमाया है वो देखा जाता है, रिसोर्सेज नहीं देखे जाते। लेकिन डकवर्थ लुईस के एग्जाम्पल को अगर लेते, ऐसी कोई व्यवस्था होती डकवर्थ लुईस जैसी, तो वो इसी तरह कैलकुलेट किया जाता। अगले वीडियो में हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझेंगे। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। जो जटिलताएं हैं कुछ एक आईसीसी ने अपने पास रखी हुई हैं, वो लिस्ट किसी के पास नहीं है। पर जो भी है कैलकुलेशंस तो बहुत इजी हैं। मैं आपको यही इसका बेस समझाना चाहता था, और सबसे अच्छी चीज़ मैं जो बता रहा हूँ आपको वो सिर्फ ये है कि इसके बाहर नहीं है डकवर्थ लुईस। वो जैसे पढ़ाई में रिसोर्सेज होते हैं, टाइम होता है, बुक्स होती हैं, ट्यूशन्स होती हैं, स्कूल्स होते हैं, और एनवायरनमेंट होता है, उसी तरह क्रिकेट में जो है रिसोर्सेज क्या हैं, आप रन कैसे बनाते हैं, आप बचे हुए ओवर से बनाते हैं, बचे हुए विकेट से बनाते हैं, उन रिसोर्सेज को लेके ये सारा सिस्टम और कैलकुलेशन बनाया गया है। बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, यानी कोई एक चीज़ नहीं ली जा रही है, केवल विकेट नहीं लिया जा रहा है, केवल ओवर्स नहीं लिया जा रहा है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है और एक टेबल है। उस टेबल में आप जाइए, मान लीजिए कि मैच किसी स्टेज पे रुकता है, 40 ओवर और 3 विकेट हो चुके हैं, तो वहाँ पे बताया हुआ है कि इतने % रिसोर्सेज बचे हैं। अब जो बचे हैं उसे 100 से माइनस कर दीजिए, यानी कि सेकंड टीम ने उतने यूज़ किए हैं। मान लीजिए सेकंड टीम के पास 75% रिसोर्सेज थे, पहली टीम ने 300 रन बनाए, और जिस कॉम्बिनेशन पे आप टेबल में देख रहे हैं, मैं बिल्कुल नंबर्स का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए टेबल पे उस जगह पे 75%, यानी 25% बचे हुए दिखा रहा है, यानी 75% यूज़ किए हैं, तो 300 का हम 75% निकाल लेंगे। 300 रन बनाए पहली टीम ने, सेकंड टीम ने जब मैच ख़त्म हुआ या रुक गया तब वो उसके पास 25% रिसोर्सेज बचे थे। अब 100 में से 25% माइनस करते हैं, तो अगर उनके पास 25% बचे हैं तो इसका मतलब है कि 75% उन्होंने यूज़ कर लिया। 75% यूज़ कर लिए तो उनको कम से कम 225 रन बना लेना था।
226 बना लेंगे तो वो जीत जाएंगे, 225 रहेगा तो टाई, 224 पे हार हो जाएगी। बहुत आसान है इसका कैलकुलेशन। और सबसे बड़ी बात है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो उसका बेस है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। चाहे पहली पारी में बारिश हुई हो, सेकंड पारी में रुक रुक के बारिश हो रही हो, पहली पारी में रुक रुक के हो रही हो, सेकंड पारी की शुरुआत में बारिश हुई हो और एक टारगेट दिया गया हो, 40-45 ओवर में बारिश ऐसी चालू हुई कि मैच फिर चालू ना हो सका, तब की सिचुएशन में, यानी कि डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड जो है वो इस एग्जाम्पल के बाहर नहीं जाता। और इस बार मैंने इधर पे एडिटिंग के लिए ना कोई नंबर लिखा है, ना कोई सी टीम का नाम लिखा है, ना रन्स लिखे हैं, ना जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उनका कोई ग्राफिक्स चलाया है। उसका कारण यह है कि आपको ना पेन उठाने की ज़रूरत पड़े, ना कैलकुलेटर की, और आप डकवर्थ लुईस को एक सिस्टम से समझें। मैं पहले सोच रहा था कि जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें ग्राफिक्स चलाऊं, इधर से ये आदमी उधर से वो पढ़ने वाला, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप इसके बेस को समझ लीजिए, डकवर्थ लुईस के बेस को समझ जाएंगे, कैलकुलेशंस तो आपको मिल ही जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो सचमुच किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।